हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वी सॉ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट passes थ्रू अ सरफेस नॉर्मली. Okay, and it was given by E dot ds, that is the dot product of electric field and the area vector. Okay, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसी को आगे ले जाते हुए गॉसेस लॉ. अब ये जो गॉसेस लॉ है या गॉसेस थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ यू अप्लाई और यूजिंग गॉसेस थ्योरम फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एप्लीकेशंस हम तब कर पाएंगे जब हमको लॉ अच्छे से समझ आएगा. सो लेट अस डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड मूव फॉरवर्ड टू स्टडी अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय गॉसेस लॉ. तो first we should understand what was the law. According to Gauss's law, the total electric flux passing through a closed surface S is given by Q upon epsilon naught, where Q is the net charge enclosed within the closed surface. ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस S is given by Q upon epsilon naught. बच्चों ये याद रखना, Q upon epsilon naught, where Q is the net charge enclosed within the closed, ये भी इंपॉर्टेंट है, enclosed within the closed surface. तो पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस. याद रखना है, कौन सी सरफेस? सरफेस क्लोज होनी चाहिए, ओपन सरफेस के लिए नहीं बोलता. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में एक क्लोज्ड सरफेस है और इसमें टोटल चार्ज Q है, तो इसमें से इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस Q के कारण बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनका टोटल करने पर जो अमाउंट आएगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. तो इसको कैसे देंगे? इट इज डिनोटेड बाय द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है? E डॉट ds. क्लोज सरफेस के लिए ये साइन यूज करते हैं, सरफेस इंटीग्रल लेते हैं ऑफ E डॉट ds. तो ds क्या है? ds एक छोटा सा पार्ट है, इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, उसका वेक्टर क्या होता है? ds वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. तो इसका सरफेस इंटीग्रल जब आप करोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट है इसलिए इसका मतलब ये कहां पर है? फ्री स्पेस में. तो ये सिचुएशन मैंने किसके लिए लिखी है? फ्री स्पेस के लिए लिखी, क्योंकि फ्री स्पेस में परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है. अगर मीडियम होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन ले लोगे, हार्डली मैटर्स. अभी हम चल रहे हैं फ्री स्पेस लेके. सो the total electric flux passing through a closed surface S is given by Q upon epsilon naught, where Q is the net charge enclosed within the closed surface. और ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं मीडियम कैसा है?
फ्री स्पेस, राइट? ओके, अब इसको मैं दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि कई बुक्स में इसको ऐसा दिया होता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय Q upon 1 upon epsilon naught times the total या नेट चार्ज प्रेजेंट विद इन द क्लोज सरफेस। तो इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity passing through a closed surface, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस बनाई है ना, ये है गॉसियन सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस को हम लिख सकते हैं गॉसियन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, और ये हाइपोथेटिकल है, यानी हमने इसको फाइंड करने के लिए खुद ही बनाया है। किसी भी शेप का बना सकते हो आप, बट क्लोज होना चाहिए। ओके, पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed within the closed surface। तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस which is known as Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge कितना है, Q, enclosed within the closed surface। ये बात आपको समझ आ गई? ओके, तो ये तो हुआ इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि अब ये जो लॉ है, ये जो थ्योरम है, इसका हमको कई बार पूछा जाता है कि हाउ यू विल प्रूव गॉसेस थ्योरम। सो वी कैन प्रूव इट विद सम एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, ठीक है, तो एक प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ, सो प्रूफ देखने के लिए लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू। कैसा चार्ज लिया मैंने? एक चार्ज लिया मैंने प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है, और रेडियल सिमेट्री फॉलो करता है। ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बता चुके हैं। सो लेट अस इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करिए इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसके चारों ओर आप एक स्फीयर ड्रॉ करिए। ये हमने इमेजिन किया, ठीक है। लेट अस से द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज गिवन बाय r, और ये एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर जो हमारा सरफेस एलिमेंट है वो इतना छोटा है कि वो भी एक पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है। तो जो सरफेस एलिमेंट है वो एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। वो भी इस तरीके से होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है,
यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड यू निकल रही है बाहर, इस तरीके से निकलती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। दूसरी बात, इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, चाहे मैं इस पॉइंट P डैश पे निकालूं या मैं इस पॉइंट P डबल डैश पे निकालूं, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ये आप पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज फॉलोज द रेडियल सिमेट्री, वो हमने देखा था। सो एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन दिस स्फीयर। ये स्फीयर कैसा है, ये एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है, जिसको मैंने क्या बोला है, कैसा स्फीयर है ये, गॉसियन स्फीयर, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या होना चाहिए, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू E डॉट ds। अगर ये एलिमेंट मैंने ds लिया है, E डॉट ds का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो LHS है, इसको RHS के इक्वल प्रूव करना है आपको। LHS को किसके इक्वल प्रूव करना है, RHS की। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लें LHS क्या है। सो हमने क्या इमेजिन किया, लेट अस से वी हैव point charge plus Q at the center and a Gaussian sphere of radius r is made as per diagram। ओके, अब LHS की बात करूं मैं, तो LHS किसके इक्वल है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लूं। सो LHS मींस व्हाट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन स्फीयर, पासिंग थ्रू गॉसियन स्फीयर किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल किसका, E डॉट ds का। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ds की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा कितना हो गया, 0। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये मैं LHS यानी कि क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, फाई E फाइंड आउट कर रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये S है ना, टोटल सरफेस। So it is equal to what? It is equal to E इसका मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। cos थीटा कितना है, 0, because we know that थीटा is equal to 0 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ds की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। तो मेरे पास में ds cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। So it is equal to what? It is equal to E ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P सिचुएटेड एट r डिस्टेंस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किससे गिवन, क्या होता है, आप लोगों को पता है कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q अपॉन r स्क्वायर, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हर एक जगह पे कांस्टेंट है, तो जब मैं इसका एरिया यानी कि इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो ये जो E लेता हूं मैं, इस जगह पे एक एरिया एलिमेंट होगा, इस जगह पे एरिया एलिमेंट, सारे सरफेस पे एरिया एलिमेंट जो मैं ले रहा हूं उनका सम कर रहा हूं, तो हर एक सम में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं अब बाहर लिख सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज, बिकॉज E इज कांस्टेंट, ये R पे डिपेंड कर रहा है कि R स्फीयर के ऊपर, सब जगह R सेम है ना, इस जगह पे भी R सेम है, इस जगह पे भी R सेम है, यहां है R, ये भी इक्वल है R के और ये भी इक्वल है R के, तो हर जगह पे सेम होने के कारण E को मैंने बाहर ले लिया। तो अब मेरे पास में क्या बचा, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। तो यहां मैं रख दूं 1/4πε0 Q/r²। अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ स्फीयर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्फीयर का मतलब ds 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 पूरे स्फीयर के लिए जोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो पूरा का पूरा आप सरफेस एरिया ले रहे हो स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4πr²। तो इस ds की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 4πr²। यहां तक क्लियर है। अब इधर देखें हम, ये 4π और ये 4π कैंसिल, ये r² और r² कैंसिल, तो आपके पास में फाइनली कितना बचेगा Q/ε0। तो कितना आया आंसर Q/ε0। ये किसके इक्वल है RHS। तो यहां आपने गॉसेस थ्योरम प्रूव कर दिया। ये बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, 2 नंबर क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि यहां 4πε0 r² लिखा है मैंने, है ना। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी मैंने 1/4πε0 Q/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गई 1/r² की प्रोपोर्शनल हो गई। 1/r² का मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है तब तो मेरा गॉसेस थ्योरम जो है, गॉसेस लॉ जो है वैलिड है। पर अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो 1/r³ के, याद करो डाइपोल, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी वो इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो कर रही थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रही थी। तो डाइपोल के लिए ये गॉसेस थ्योरम वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू पुट करोगे इधर, तो वहां अपॉन r³ आ जाएगा। जब अपॉन r³ आएगा तो ये r² और r² कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में एक r एक्स्ट्रा आएगा, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में r आ जाएगा। सो Q/r∈0 हो जाएगा। तो मेरा गॉसेस थ्योरम क्या कह रहा था Q/ε0। तो कहां पर ये वैलिड नहीं होता, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि वेयर द गॉसेस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द सिचुएशंस व्हिच डज नॉट फॉलो कूलम्स लॉ, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहे, कूलम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट के केस में देखा था हमने दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन और द इक्वेटोरियल पोजीशन, वहां 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो उस केस के लिए गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको। तो ये है इसका प्रूफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए गॉसेस लॉ से रिलेटेड। ओके, सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो नंबर 1 पॉइंट गॉसेस लॉ का कि इट इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। सो गॉसेस लॉ, इट इज गॉसेस लॉ, ठीक है, इट इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस। एनी क्लोज सरफेस का मतलब ऑफ एनी साइज, एनी साइज और शेप। हमें क्लोज सरफेस से मतलब है, यहां स्फीयर बनाया, स्फीयर की जगह अगर हमें सिलेंडर बनाना हो, चाहे कोई भी बनाना हो, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। और क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है वो है that it is valid for only the charge which is enclosed inside the surface. So right hand side पे तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। फाई किसके इक्वल है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई किसके इक्वल था E.ds के, ठीक है, इसी से सारी चीजें बन रही हैं। सो दिस Q
should be enclosed inside the surface. So remember this, the net charge Q is or या should be always enclosed within the surface. यानी अगर कोई चार्ज बाहर है इसके तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई चार्ज बाहर भी है -Q1 या -Q2 तो इसको आप इग्नोर करो, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वही इंपॉर्टेंट है, बाहर कितना है वो नहीं लेना। सो द नेट चार्ज Q शुड बी ऑलवेज एनक्लोज विद इन द सरफेस। थर्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, राइट हैंड साइड का चार्ज हमने कंसिडर कर लिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण है? एनक्लोज्ड चार्ज के कारण। बाहर वाले के कारण भी अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमको कंसिडर करना होगा। यानी इस स्फीयर के बाहर वाले चार्ज को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो इस राइट हैंड साइड के लिए, पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया है, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी because of the outside present charges as well as the inside present charges both, ये important है। So the electric flux considered is because of both charges within surface and outside surface। और and outside surface, ठीक है। यानी विद इन भी लेना है और आउटसाइड सरफेस वाले भी लेने हैं, तो बोथ चार्जेस लेने हैं। कौन से? विद इन सरफेस एंड आउटसाइड सरफेस। ये बात आपको क्लियर हो गई। So the electric flux considered is because of both the charges within the surface and outside the surface, दोनों लेने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में। थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि जब आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज का मतलब क्या है? अगर मेरा एक चार्ज यहां पड़ा है तो ये गॉसियन सरफेस इस चार्ज के ऊपर से पास नहीं होनी चाहिए, या तो इसको अंदर ले लो या बाहर छोड़ दो। ये बात याद रखना, इस चार्ज के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए अगर ये चार्ज डिस्क्रीट है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अभी आपको सब बताया था कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की कंसीडर करूं तो R को मेरे को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इसी पे से पास हो रही है। ये जो R था ना, अब ये R इसके ऊपर ही, यहीं पर चार्ज यहीं रख दिया मैंने, तो ये R को मैं कम करता हुआ कितना कर दिया? 0। तो जब मैं R को कम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं R को कम कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। अब R अगर इसी के ऊपर है तो R क्या हो गया? R इज टेंडिंग टू 0। जब R विल टेंड टू 0, जब ये R 0 के इक्वल होगा तो ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। 1/0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है, इतनी ज्यादा कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड व्हेन द गॉसियन सरफेस R की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये बात याद रखनी है, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज because electric field is not well defined. So Gaussian surface, ये important point है बच्चों, Gaussian surface should not pass through a discrete charge as the electric field
is not well defined at that place. ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, 4 पॉइंट हो गए. इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले पॉइंट को. 5th पॉइंट, the Gaussian surface can pass through continuous charges. The Gaussian surface can pass through continuous distribution of चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल ये एक शीट है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें हमने देखा था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो मैं इसकी जो गॉसियन सरफेस बनाऊंगा वो इसमें से पास हो सकती है. ठीक है, अगर मैंने एक सिलेंडर बनाया है तो वो सिलेंडर इसमें से पास हो सकता है, इसके ऊपर से पास हो सकता है. डिस्क्रीट केस की तरह नहीं होता इसमें. तो कंटिन्यूअस वाले केस के अंदर, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये पास हो जाएगा, क्योंकि ये चार्जेस बहुत स्मॉल हमने कंसिडर किए, नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट हमने लिया है. तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ये याद रखना. देन ज्यादातर द इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप फ्लक्स लिख दोगे. इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू फाइंड यूजिंग गॉसेस लॉ should be such that the system have some symmetry. ये इंपॉर्टेंट है ना. यानी अभी हमने देखा था एक पॉइंट चार्ज, इसमें सिमेट्री क्या थी? स्फेरिकल सिमेट्री थी. तो गॉसियन सरफेस से ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड करते हैं वो ऐसे सिस्टम की फाइंड करते हैं जिसमें कुछ सिमेट्री हमको दिखाई दे. तो ऐसे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमको इजी होता है गॉसेस थ्योरम से फाइंड करना. तो हम जो एप्लीकेशन देखेंगे वो ऐसे ही देखेंगे, which will follow certain symmetry. So the electric field used to find using Gauss's law should be such that the system should have some symmetry. 7th पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. क्या था पॉइंट वो? It is valid only for the system which follows inverse square law. So it is valid, अभी उसका रीजन बताया था मैंने. It is valid only for the system that follows inverse स्क्वायर लॉ, या हम बोले कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. फॉर एग्जाम्पल E शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाला केस, यहां ये वैलिड होगा. पर एग्जाम्पल, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन डाइपोल. इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³. तो गॉसेस थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल होगा, डाइपोल के लिए नहीं होगा. सो इन डाइपोल सिंस E इज प्रोपोर्शनल टू r³, गॉसेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. It is not applicable. So guys, these are the 7 points which you should remember in order to solve or use or apply Gauss's law to find the electric field or the force at certain points for a system. अगर ये सारे points अगर आप याद रखते हो
और इसको फॉलो करते हो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्लाई गॉसेस थ्योरम. ओके, सो with this in our next class we'll soon meet and see some of the applications of Gauss's law. तब तक के लिए have a good day and bye bye.